तो नमस्कार दोस्तों। तो हम आ गए फिर एक नए वीडियो में। तो दोस्तों हम इस वीडियो में 28 नंबर प्रश्न से बात करेंगे। 28 नंबर प्रश्न से पहले जो 27 नंबर तक प्रश्न हम बताए हैं वो पिछले वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं। वह वीडियो अभी भी YouTube पर उपलब्ध है। तो आप सब जाइए YouTube चैनल पर और हमारा जितना भी वीडियो है आप जा करके देख लीजिए। तो प्रश्न है 28 नंबर, निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? क्या प्रश्न है? निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? तो ऑप्शन ए में है बेनिटो मुसोलिनी, बेनिटो मुसोलिनी। और ऑप्शन बी में है एडोल्फ हिटलर। क्या है? एडोल्फ हिटलर। ऑप्शन नंबर सी में है बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? बिस्मार्क। और ऑप्शन नंबर डी में है जोसेफ स्टालिन। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? जोसेफ स्टालिन। तो 28 नंबर का जो प्रश्न है इस वीडियो का फर्स्ट नंबर प्रश्न, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, एडोल्फ हिटलर। क्या है उत्तर में? एडोल्फ हिटलर। तो इसको हम देख लेते हैं कि विस्तार में दिया है या नहीं। तो 28 नंबर का जो प्रश्न का जो विस्तारित रूप है देख लीजिए, वो दिया है कि जर्मनी में नाजीवाद का संस्थापक क्या है? जर्मनी में नाजीवाद का संस्थापक एडोल्फ हिटलर था। कौन था? एडोल्फ हिटलर। यह विचारधारा 1933 से 1945 ईस्वी तक क्या है? यह विचारधारा 1933 से 1945 के मध्य जर्मनी में प्रभावित रहा। क्या है? प्रभावित रहा। यह जर्मन राष्ट्र की सर्वोच्चता, यह जर्मन राष्ट्र की सर्वोच्चता एवं जर्मन प्रजाति क्या है? तो एक बार और सुन लीजिए, यह जर्मन राष्ट्र की सर्वोच्चता एवं जर्मन प्रजाति की श्रेष्ठता पर आधारित थी। नाजियों का जर्मन जाति की श्रेष्ठता एवं अधिवंश क्या है? अंधविश्वास था। किस पर अंधविश्वास था? नाजियों का जर्मन जाति की श्रेष्ठता पर अंधविश्वास था। वे यहूदियों के घोर विरोधी थे। किसके विरोधी थे? यहूदियों के घोर विरोधी थे। इटली में फासिस्टवाद क्या है? इटली में फासिस्टवाद या फासीवाद का जन्मदाता बेनिटो मुसोलिनी को माना जाता है। किसको माना जाता है? मुसोलिनी को माना जाता है जन्मदाता का बेनिटो का। फासीवाद का जन्मदाता बेनिटो को मुसोलिनी को माना जाता है। तो 28 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हम बताए हैं वो आप कॉपी कलम में अच्छे तरीका से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 29 नंबर का प्रश्न बताएंगे। तो 29 नंबर का जो प्रश्न है, आप 29 नंबर का प्रश्न देखिए कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके साथ काल से संबंधित था? क्या है प्रश्न? आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासन काल से संबंधित था? ऑप्शन ए में है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में क्या है? अशोक। और ऑप्शन बी नंबर में क्या है? अनिष्क है। तो ऑप्शन ए में है अशोक, ऑप्शन बी नंबर में है अनिष्क। तो और ऑप्शन नंबर सी में क्या है? पुष्प मित्र।
पुष्पमित्र क्या है, शुंग। पुष्यमित्र शुंग है ऑप्शन नंबर सी में। और ऑप्शन नंबर डी में है समुद्रगुप्त। प्रश्न क्या है, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासन काल से संबंधित था? तो ऑप्शन ए में है अशोक, ऑप्शन बी में कनिष्क, ऑप्शन नंबर सी में है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन नंबर डी में है समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रश्न का 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कनिष्क। तो कनिष्क हो जाएगा। थोड़ा डिटेल में देख लीजिए क्या है लिखा हुआ। तो चरक कनिष्क के शासन काल से संबंधित था। औषधि शास्त्र पर उसकी महत्वपूर्ण पुस्तक चरक अहिंसा है। क्या है? उसकी महत्वपूर्ण पुस्तक चरक संहिता है औषधि शास्त्र पर। चरक अहिंसा में अनेक वनस्पतियों के नाम है। चरक अहिंसा में अनेक वनस्पतियों का नाम है जिनसे रोग की चिकित्सा के लिए दवाइयां बनाई जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न देखिए। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश क्या है? एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है किससे? तो ऑप्शन ए में है राज्य के नीति निर्देश तत्वों में। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। और ऑप्शन नंबर बी में है मौलिक अधिकारों के अध्याय में। किसमें? मौलिक अधिकारों के अध्याय में। और ऑप्शन नंबर सी में है संविधान की 7वीं अनुसूची में। संविधान की 7वीं अनुसूची में। और ऑप्शन नंबर डी में है संविधान की प्रस्तावना में। किसमें? संविधान की प्रस्तावना में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 38 में। किसमें? राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 38 में स्पष्ट किया गया है कि लोगों के कल्याण के लिए सरकार सामाजिक व्यवस्था सोशल ऑर्डर सुनिश्चित करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 31 नंबर प्रश्न। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है किससे? लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो ऑप्शन ए में है संसद के सभी सदस्यों के द्वारा। और ऑप्शन बी में है प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा। और ऑप्शन नंबर सी में है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। और ऑप्शन नंबर डी में है लोकसभा में बहुमत दलों के सदस्यों के द्वारा। तो 31 नंबर का जो प्रश्न होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 31 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। तो चलिए 31 नंबर का जो प्रश्न है इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे। और लास्ट प्रश्न है थोड़ा और विस्तार से समझ लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के स्पीकर एवं डिप्टी स्पीकर, अनुच्छेद 93 में लोकसभा के स्पीकर एवं डिप्टी स्पीकर पदों तथा उनके निर्वाचन संबंधी उपबंध वर्णित है। क्या है? वर्णित है। तदनुसार लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने में
से 2 सदस्यों का चुनाव स्पीकर एवं डिप्टी स्पीकर पदों के लिए करना होता है। तो यही था हमारा प्रश्न का लास्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ। 32 नंबर प्रश्न से थोड़ा आज गर्मी ज्यादा है, इसलिए थोड़ा वीडियो बनाने में भी दिक्कत हो रहा है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ। धन्यवाद।